एनटीए ने बोला है कि ये पेन पेपर मोड ही होगा, वही होना है, उसके अलावा भी कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जब मैं डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ तो भी ओएमआर लेके बैठूँ? उसके मुकाबले में क्या करूँ वो तो इरेलेवेंट है ना, मतलब मेरे हाथ में नहीं है वो क्या करेगा। मुझे जेन्युइनली लगता है कि इस बार कट ऑफ सिग्निफिकेंटली नीचे आएगा, नहीं आएगा तो सरकार पागल है, और सरकार पागल हो सकती है। अभी हमने देखा। आपने हर एक घंटा जो आप इंस्टा और उस पे हैं, ऐसे सोच लो कि आपकी रैंक 100 और कम हो गई। 100 चिड़िया उड़ चिड़िया उड़। एमबीबीएस, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी। इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो जेई के लिए भी अभी पेपर देने वाले हैं, नीट के लिए भी पेपर देने वाले हैं। मतलब पापा ने मैथ्स भी दिलवाई थी, बायो भी दिलवाई थी कि बच्चे के दोनों हाथों में लड्डू रहेगा। बच्चे के दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, बच्चे के दोनों हाथों में भगवान ने क्या पकड़ा दिया। तो कैसे हो नीट स्पॉट के वासियों, एक बार फिर से स्वागत है तुम लोगों का, और अनफिल्टर्ड विद केजी के एपिसोड 3 में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भाई एनटीए के नहीं, तुम्हारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तुम्हारे इतने सारे सवाल हैं तो मैंने सोचा एक लिस्ट बनाता हूँ और उस लिस्ट को अब सवाल पे सवाल दागना शुरू करता हूँ कपिल सर पे। तो तुम भी रेडी हो जाओ, और कपिल सर तो रेडी हैं ही, एवर रेडी। तो शुरू करें WWE का मुकाबला। मेरे हिसाब से तो ये होने ही वाला है क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं और उनके जवाब देते देते कपिल सर नहीं थकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जनवरी का मिड चल रहा है, सिलेबस कब तक ख़त्म करूं कि नीट में हो जाए मेरा? शिवा, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन 1997 में हुआ था। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ था, फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि सिलेबस ख़त्म करने के साथ साथ टेस्टिंग करते रहें तो हमारा रिवीजन होता रहेगा। लॉजिक ये होता है सिलेबस जल्दी ख़त्म करने का कि सिलेबस जल्दी ख़त्म हो गया उसके बाद रिवीजन करना है, बिल्कुल ठीक बात है। पर यदि कोई ड्रॉपर है तो उसका सिलेबस जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, विच इज़ ओके। पर आप सिलेबस कंप्लीशन करने के साथ रिवीजन करते रहेंगे, टेस्ट वगैरह देके, तो आपका रिवीजन हो रहा है, सिलेबस कंप्लीशन भी हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से 30 मार्च 15 अप्रैल इज़ ऑल्सो ओके, यदि आप रेगुलर टेस्टिंग भी कर रहे हैं तो सर फिर टेस्ट कितने दूं? नीट से पहले कितने टेस्ट मुझे को देने चाहिए? 19 जनवरी से 27 अप्रैल तक 15 हफ्ते होते हैं। 15 टेस्ट दे लेंगे, हर हफ्ते में एक टेस्ट, दैट इज़ गुड इनफ। यदि आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है 700 प्लस 715 प्लस, तो 15 की जगह 30 टेस्ट दे लीजिए। पर मुझे नहीं लगता कि हर रोज़ टेस्ट देने की ज़रूरत है। और जिन लोगों का 650 से कम आ रहा है, इनफैक्ट मैं कहूँगा 675 से कम आ रहा है, हफ्ते का एक टेस्ट सफिशिएंट है, क्योंकि टेस्ट के पहले रिवाइज करना ज़रूरी है और टेस्ट के बाद जो भी आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई हो उनको फिक्स करना जरूरी है, उसके लिए टाइम चाहिए। अब इस चीज़ पे मेरा एक सवाल ये है, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं एनालिसिस करो टेस्ट का, और जितने टॉपर्स आए हैं सबने यही बोला कि वो एनालिसिस करते थे टेस्ट का, बट करना कैसे है उस एनालिसिस को, और उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? जैसे आप बोलते हो कि मिस्टेक्स को सुधारो, वो प्रोसेस क्या रहेगा? तो सबसे पहले करना यह है कि हम लोगों ने भी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे एक मॉक टेस्ट पोस्टमार्टम शीट डाली हुई है। तो सबसे पहले तो अपनी गलतियां लिस्ट आउट कर लो। सिली मिस्टेक हो गई, आपको आता नहीं था, वॉट एवर बी द रीज़न, भूल गए थे, वो सारी चीज़ें कैप्चर कर लो। सबसे पहले तो एक उसकी इन्वेंट्री बननी चाहिए। जैसे ही आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई दिए उसके बाद सबसे पहला काम ये करो। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए उनके एक्सप्लेनेशन ज़रूर से देख लो, स्टेप नंबर 2 हो गई। और तीसरी चीज़ है कि कोई मिस्टेक नोटबुक निकाल के उसमें लिख लो कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको पूरा चैप्टर नहीं आता। पूरा चैप्टर नहीं आने का मतलब है कि उस टेस्ट के सिलेबस में कोई चैप्टर था जो आपने किया ही नहीं, तो ठीक है, उस चैप्टर को तो आप कर ही लेंगे सिलेबस कंप्लीशन के पार्ट के थ्रू। पर यदि आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं आती तो टेस्ट जो है वो आपका आईना है, वो आपको बता रहा है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं आता, आपको गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन आपसे नहीं होते, आपसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन नहीं होते, आपसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है एनिमल किंगडम, उन सब चीज़ों को लिख लो और उससे रिलेटेड फिर एक बार क्विकली उसकी थ्योरी वापस रिवाइज कर लो और फिर उससे रिलेटेड 30-35 क्वेश्चन लगा लो। तो दैट इज़ द वे टू गो अबाउट इट, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक एनालिसिस एंड मिस्टेक फिक्सिंग। अगेन अनाप शनाप टाइम नहीं है कि पता चला पूरा चैप्टर वापस देख रहा हूँ, टाइम ही नहीं है ना।
आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि एग्जैक्टली गड़बड़ कहाँ हुई, और सिर्फ मैं उसी के ऊपर हथौड़ा मारूं इस चीज़ की बनस्पत की सब जगह है ना कूटना चालू कर दिया। तो सर टेस्ट देने जा रहा हूँ मैं, मान लो, और मैं फ्राइडे को बैठा हूँ, शनिवार है मेरे पास, कैसे अपनी रिवीजन करूँ कि मेरा टेस्ट जो है मैं एक पूरा दिन में रेडी हो करना जाऊँ? थोड़ा मुश्किल है, दैट इज वाई हम लोग है ना 7 दिन का गैप लगा रहे हैं। हम्म। क्यों एक दिन में करना मुश्किल है? आपके पास कुछ और काम नहीं बचा तो टेस्ट का रिवीजन ही करना है तो हो जाएगा, 12-13-15 घंटे किया। पर होता क्या है कि बच्चों का इस समय सिलेबस कंप्लीशन भी चल रहा है, तो उसके ऊपर भी घंटे देने हैं, नहीं तो ये बैकलॉग में चला जाएगा, है ना। टेस्ट के लिए रिवाइज भी करना है, और फिर आपको जो वीक एरिया पता चले पीछे वाले टेस्ट से उसके लिए भी तो ये 3 चीज़ों के बीच में ना कंपीटिंग प्रायोरिटीज है टाइम के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि एक दिन पहले रिवीजन ना करें, नहीं तो पूरा नहीं होगा। 7 दिन से पहले चालू कर दें, ठीक है, और हर रोज 2-2, 3-3 घंटे रिवीजन के ऊपर दें। ठीक है। और अब मैंने टेस्ट दे लिया, एनालिसिस कर लिया, उससे पहले मेरे का रिवीजन का भी पता चल गया। अब बात आती है कि एनटीए ने बोला है कि ये पेन पेपर मोड ही होगा, वही होना है, उसके अलावा भी कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जब मैं डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ तो भी ओएमआर लेके बैठूं? क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट चेकिंग योर स्किल्स इन फिलिंग ओएमआर, पर ओएमआर को भरने की आदत आप डीपीपी जनरेटर के थ्रू जो टेस्ट जनरेट होते हैं टॉपिक वाइज उसमें कर सकते हैं, कस्टम टेस्ट जनरेटर। और मैं इसको थोड़ा जिन लोगों के पास टारगेट बैच है उस नज़रिए से बता रहा हूँ, या आपके पास हमारी टेस्ट सीरीज है उस नज़रिए से बता रहा हूँ कि जब आप डीपीपी जनरेट कर रहे हैं, जब आप कस्टम टेस्ट से टेस्ट जनरेट कर रहे हो, उसमें 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक बेबी टेस्ट होता है 40 क्वेश्चन का, एक मिनी टेस्ट होता है 80 क्वेश्चन का, और एक फुल टेस्ट होता है 200 क्वेश्चन का। इन चारों जगहों पे, एंड ऑफ कोर्स जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के टेस्ट हो रहे हैं, इन सारी जगहों पे पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखना है। अच्छी बात यह है कि हमारा प्लेटफॉर्म neetprep.com का हमने 2020 में ये वाली फंक्शनलिटी प्लेटफॉर्म पे इनेबल कर दी थी कि आप घर पे बैठ के भी टेस्ट लिख रहे हैं तो आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सर अब कुछ बच्चों के सवाल हैं, वो भी पूछना चाहूँगा कि इतने सारे हाई स्कोरिंग बच्चे लास्ट टाइम थे, बिल्कुल ठीक बात। AIR 1 भी 17 थे, तो इतने हाई स्कोरिंग बच्चे उन्होंने ड्रॉप भी किया होगा, जिनका नहीं हुआ, जिनको मनपसंद सिलेक्शन हो गया फिर भी drop नहीं कर नहीं, दिया। ठीक है, ऐसा जिनको नहीं होगा। मनपसंद का कॉलेज जिनको नहीं मिला उन्होंने ड्रॉप भी किया होगा, Correct। तो अब वो फिर से दोबारा पेपर देंगे तो वो और फॉर्म में होंगे, तो ये सारे मिलके कट ऑफ को बढ़ाने वाले हैं। तो एक तो कट ऑफ क्या रहनी है इस बार, किस तरीके से कट ऑफ रहेगी, दूसरा इस कंपटीशन को कैसे टैकल करें? तो देखिए शिवा, क्या ये एक स्टूडेंट के हाथ में है कि वो जो स्टूडेंट जिसका 645 आया था पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, उसके मुकाबले में क्या करूं, वो तो इरेलेवेंट है ना, मतलब मेरे हाथ में नहीं है वो क्या करेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करे। होता यह है कि जैसे जैसे आपके तैयारी के साल बढ़ते जाते हैं, द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन रिक्वायर्ड बिकम्स दैट मच मोर, और उतना मोटिवेशन बहुत सारे लोगों से नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो एक सिंपल रूल होना चाहिए कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में परेशान ना हो। वो जो स्टूडेंट है 645 वाला जो ड्रॉप करके इस साल तैयारी कर रहा है, वो कैसा परफॉर्म करेगा आपके हाथ में नहीं है। प्लीज़ भगवान के लिए उस चीज़ के बारे में सोचिए मत, नहीं तो आप 1000 चीज़ें सोचेंगे। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या होगा, कोई छींक दिया, केले के ऊपर केले के छिलके के ऊपर पाँव पड़ गया, गिर गए, नाक टूट गई, हाथ टूट गया, फिर पेपर कैसे लिखोगे, एनटीए वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, आप खून में लथपथ अंदर पहुँचे। सही, दुनिया भर का फियर ऑफ अननोन बना लो, उसका तो क्या इलाज है। ये भी सही है। तो सर फिर अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं 550 के करीब या 547 वगैरह के करीब, 600 के पार मैं कैसे जाऊं? 600 के पार थोड़ा लोअर टारगेट है मेरे हिसाब से। टारगेट किसी भी स्टूडेंट का, खासकर यदि वो जनरल कैटेगरी से है, तो 650 के पार कैसे जाऊं होना चाहिए। दैट इज़ अ सेफ स्कोर। मुझे जेन्युइनली लगता है कि इस बार कट ऑफ सिग्निफिकेंटली नीचे आएगा। नहीं आएगा तो सरकार पागल है, और सरकार पागल हो सकती है। अभी हमने देखा, अभी हम सबूत लास्ट एपिसोड में देखा दूसरा है। सबूत, तीसरा सबूत, Last चौथा episode। सबूत, ये लो, है ना। तो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, है ना। पर मुझे ऐसा लगता है पेपर का लेवल अच्छा होगा, पर आप 650 के हिसाब से टारगेट करिए। सवाल ये था कि 550 पे हो तो कैसे वहाँ पे पहुँचूँ। अब से लेके नीट एग्जाम में जितना टाइम बचा है उसमें आराम से 1000-1200 घंटे की पढ़ाई हो सकती है। उस 1000-1200 घंटे की पढ़ाई को सब कुछ जो सिलेबस है उसके ऊपर मत लगाओ, उन चीज़ों पे लगाओ जो आपके वीक एरियाज है, और आपको अपने वीक एरियाज
टेस्ट के थ्रू पता चलेंगे। सर अभी के लिए मैं अपने नॉन स्टडी टाइम में क्या करूं? फोन तो मैंने चलाना बिल्कुल बंद कर दिया है। आप तो मानो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी खुद की, तो सच में। हाँ बस जी। सर वो 2-3 घंटे जब सोते समय रजाई ऊपर, आजकल तो रजाई का और तो फिर खराब कर दिया आपने। हर एक घंटा जो आप इंस्टा और उस पे हैं, ऐसे सोच लो कि आपकी रैंक 100 और कम हो गई। 100 100 100 100 चिड़िया उड़ उड़, चिड़िया उड़। चिड़िया उड़। MBBS, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी। नीट से आए वाला। सही है। तो मतलब फोन वोन चलाना बंद कर दो। और फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में आप बहुत बात करते हो सर, तो अभी के तौर पे फिजिकल एक्सरसाइज और जो स्लीपिंग टाइम है वो क्या 7 होना घंटे चाहिए? स्लीपिंग टाइम। यदि कोई कहता है सर 8 घंटे कर सकता हूँ या 6 घंटे कर सकता हूँ, बोथ आर ओके, पर ये नहीं होना चाहिए कि 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन गारंटीड बीमार पड़ जाओगे, या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपको पढ़ाई ऐसे करनी है कि आप हर रोज अगले 110 दिन के लिए पढ़ पाए। पढ़ाई ऐसे नहीं करनी कि आप 2 दिन पढ़ पाए और 5 दिन बीमार हो जाए। आप यदि टोटल घंटे ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल लूज आउट, क्योंकि जो डेली 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है 7 दिन, ठीक है, करीब 85 आवर्स हुए। जो 2 दिन 16 घंटे पढ़ रहा है और 5 दिन बीमार पड़ जा रहा है, सिर्फ 32 घंटे ही हुए। सही। अच्छा, इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो जेई के लिए भी अभी पेपर देने वाले हैं, नीट के लिए भी पेपर देने वाले हैं। मतलब पापा ने मैथ्स भी दिलवाई थी, बायो भी दिलवाई थी कि बच्चे के दोनों हाथों में लड्डू रहेगा। बच्चे के दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, बच्चे के दोनों हाथों में ना भगवान जाने क्या पकड़ा देगा। तो अब वो बेचारे क्या करें, क्योंकि एक बच्चे का हमारे पास मैसेज आया कि सर मैं जेई का एग्जाम अभी 24 तारीख को लिखने वाला हूँ, मैं नीट की तैयारी कैसे करूँ? मैंने कहा भाई 2 पोल्स अपार्ट है ये दोनों एग्जाम, तो क्या करें ऐसे वाले बच्चे जो। देखिए क्या है कि ऐसे लोग होते हैं जो जेई और नीट दोनों की तैयारी करते हैं, अच्छा स्कोर आता है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ। पलक एक हमारी जो टॉपर थी, उसने केवीपीवाई भी दिया था, जेई भी दिया था, उसमें भी अच्छा स्कोर था उसका, और नीट भी दिया था। हाँ, तो क्या है, बट इट इज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन देन अ रूल, है ना। तो जिन लोगों से झेला नहीं जा रहा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए झेला जाना नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ने एक गलत डिसीजन लिया जिसको आप झेल रहे हो। मैं बस ये बोलूँगा, आई एम सॉरी, आई एम बीइंग ब्रूटली फ्रैंक, बट अब क्या कर सकते हैं, है ना। मतलब पेरेंट्स आपके लिए इतना करते हैं, 1-2 गलती तो चलती है। ठीक है यार, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई। मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो सर इतना सब कुछ हुआ एनटीए ने, मतलब फ्रॉग और वो इंसेक्ट अभी भी बराबर है, सिलेबस भी बराबर है। बहुत सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं है वो अब नीट के एग्जाम में है, जैसा पिछले बार था। बहुत सारी फैमिली जो है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है, सॉल्ट एनालिसिस जो है, ना किसी ने स्कूल में पढ़ाया, कोचिंग में भी बेचारे समझ के पढ़ाने की कोशिश है, तो मुश्किल है। हाँ, तो फिर सर जब इतना सब कुछ पिछली बार का हो गया, तो पिछली बार का जो है कि पेपर आउट भी हो जाएगा क्या इस बार भी? क्या ऐसा कुछ? क्या पिछले बार पेपर आउट हुआ? Where is advocate संजय हेगड़े when you need him? संजय हेगड़े जी, सही बात है। मुझे नहीं पता, देखो क्या है, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ सोच रही होगी कि क्या किया जाए इस मेनेस के बारे में। यदि वापस वैसा ही तमाशा होता है जैसा पिछले बार हुआ था, तो इट वुड बी एन एब्सोल्यूट ट्रेजेडी एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। हैविंग सेड दैट, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट एक पापी फॉर्मेट है। पेपर इतनी जगहों पे अलग अलग तरीके से पहुंचता है। अब कोई खुफिया तरीका वो ढूंढ रहे हो जिससे मतलब एकदम से पेपर प्रकट हो जाएगा, तो मुझे नहीं पता, बट इट इज गोइंग टू बी अ टफ आस्क एंड लेट्स सी क्या होता है। तो सर एक सवाल बच्चे का ये है कि अंदर से ना मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, मतलब बार बार पढ़ा नहीं जा रहा है। आपसे किसी स्टूडेंट ने पूछा ये? हाँ, आपको पूछना चाहिए था, पापा के पास 1 करोड़ है क्या? जिनको भी ये लगता है कि अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा, उनके पापा के पास 1 करोड़ होने चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 करोड़ रुपए है।
आपका जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा और आपको डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना, और कुछ बनना है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, जाके ले लो किसी भी कोर्स में एडमिशन। पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा और डॉक्टर ही बनना है तो एक ही तरीका है, 175 नंबर लो और पापा के 1 करोड़ रुपए स्वाहा कर दो, है ना। नहीं तो फालतू बकवास करना बंद कर दो कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जो गरीब है, जिसके घर में 1 करोड़ रुपया नहीं है प्राइवेट कॉलेज में जाने का, उनको बकवास करने का, ये सब बोलने का कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हक नहीं है मेरे हिसाब से। एक बच्चा बोलता है कि सर जितना भी पढ़ रहा हूँ उतना लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत रिविजन एंजाइटी। नहीं कर रहा, रिविजन नहीं कर रहा, टेस्ट नहीं लिख रहा। टेस्ट लिखेगा, टेस्ट से जो हमने शुरू में बोला था, टेस्ट लिखेगा, टेस्ट से पहले रिवाइज करेगा, उसके बाद वीकेरिया फिक्स करेगा, ये नहीं लगेगा। इस स्टूडेंट के साथ 100% यही प्रॉब्लम है। ये पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, टेस्ट नहीं लिख रहा, टेस्ट की वजह से रिविजन नहीं हो रहा, तो आपको ये होगा, आप आगे बढ़ोगे, आपको लगेगा आपके पीछे के घोड़े गायब हो रहे हैं। सही है। और इसके लिए फिर हमने एक दवाई बनाई है जिसका नाम है कि आप टेस्ट दो भाई, टेस्टिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करते रहो, तभी ये चीज़ होगी। एनसीईआरटी अब तक कितनी बार पढ़ लेनी चाहिए सर? आज जनवरी में बैठे हम। उस तरह से वो नजरिया नहीं होना चाहिए कितनी बार पढ़े। वो नजरिया क्या करता है, आपको सेम एफर्ट ऑल 82 चैप्टर्स पे डालने के लिए बोलता है। हम्म। कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली, इसका मतलब एनसीईआरटी में लेट से बायो के अंदर 32 चैप्टर है। हम्म। भाई आपको ऐसा थोड़ी है सारे 32 चैप्टर नहीं आते। आप जो चीज आती है उसके ऊपर टाइम स्पेंड मत करो। हम्म। आप सिर्फ उस चीज के ऊपर टाइम स्पेंड करो जो आपको नहीं आती है। बहुत स्पेसिफिक, बहुत प्रिसिशन चाहिए वहां पे, नहीं तो आपको लगेगा ये जो बचा हुआ टाइम है 1200-1300 घंटे की जो पढ़ाई हो सकती है, सफिशिएंट नहीं है। मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है यदि आप अपने वीक एरियाज में मेहनत करोगे। और आपने जो सवाल पूछा था 550 से 650 कैसे जाएंगे, by being very very precise in terms of spending time only on your weak areas and not wasting time on anything else। और उसी चीज के लिए टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है। सही। तो अब तक के लिए तो सर बहुत सारे सवाल हैं जिनके भी हमने जवाब दे दिए हैं। हमने अब डिटेल में इसके ऊपर वीडियोस, हमारा जो मेन चैनल है, मेन चैनल नीट प्रेप पे उसमें आई बीन पुटिंग वीडियोस रेगुलरली 10 से 15 मिनट। ये वाला फॉर्मेट डिटेल में जाने के लिए इट इज़ नॉट दैट गुड, बट इन सारी चीज़ों के हमने डिटेल में जवाब हमारे चैनल पे मैंने पर्सनली वीडियोस बना के डाले। neetprep.com पे आई बटन पे जाकर आप लोग neetprep.com का वीडियो जो है वो देख सकते हो। हम लोगों ने चैनल का वहाँ पर एक वीडियो डाल दिया है। और अगले 3 मंथ में अभी तक जिनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है, 650 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, और अभी तक के तौर पे काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए, रिवीजन वगैरह भी अच्छा चल रहा है। एम्स दिल्ली के लिए किस तरीके से, मतलब अगर एम्स दिल्ली एम है तो क्या और अपनी तैयारी में बेहतर कर सकते हैं? तो पहली चीज तो एम्स दिल्ली का प्रेशर मत लो। यदि आपको एम्स दिल्ली जाना है तो आप एम्स दिल्ली जाओगे, उसका प्रेशर लोगे। किसी भी टाइप का अननेसेसरी प्रेशर आपके लिए अच्छा नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है, एम्स दिल्ली 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपको 710 नंबर पे मिलेगा। 710 नंबर का मतलब होता है करीब 99% क्वेश्चन आप सही करेंगे, है ना। तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें कोई भी एरिया है जहाँ पे आपको neetprep.com पे आराम से दिखाई दे जाता है जब आप अपने परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के अंदर जाते हैं। तो जो भी आपके ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपका करेक्ट परसेंटेज कम है उसमें टाइम लगाओ। और आई एम सॉरी शिवा, आपको लगेगा सर एक ही चीज़ को कितनी बार बोलोगे, पर एक ही चीज़ है, अपना वीक एरिया 650 नंबर यानी 70 नंबर कट गए। 70 नंबर कट गए यानी 14 क्वेश्चन गलत हुए। 14 क्वेश्चन गलत हुए यानी कुछ 15 चैप्टर ऐसे हैं जिन पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। वो 15 चैप्टर आज आइडेंटिफाई कर लो, सिर्फ उन्हीं 15 चैप्टर पे मेहनत करो। आपने गलती से 80 चैप्टर के ऊपर वही सवाल, कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ूं, बेवकूफ़ हो कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ूं, इसका क्या मतलब है। 15 चैप्टर को बार बार करो, 15 चैप्टर के बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और उस 15 चैप्टर को आप रिड्यूस करते जाओगे जैसे जैसे आपके स्कोर बढ़ता जाएगा। अब अगला टेस्ट होता है, आपने मेहनत की तो 650 की जगह 670 आ गए। अब आपके 50 नंबर गलत हुए, इसका मतलब 10 क्वेश्चन गलत हुए, इसका मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए। तो बस उस एरर को रिड्यूस करते जाना है। उन चैप्टर जो वो आपके वीक है, वो टॉपिक जो आपके वीक है, उनको कम करते जाना है, एंड योर स्कोर विल इंक्रीज, और वो स्कोर फिर आपको हिमशैली की तरफ ले जाएगा। सर फाइनल 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो ये है, सबसे मेजर जो कंसर्न आ रहा है बच्चों का, बैकलॉग को कैसे हैंडल करना है। और बैकलॉग भी 2 तरीके के, एक तो कभी जो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है,
एक वो है, और एक है वो कौन सा बैकलॉग होता है यार? पढ़ाई नहीं, वो क्या होता है मतलब backlog? कि किसी वजह से कारणवश बीमार पड़ गया मैं, या समझ गया। कोचिंग में रह गया, वो वाला चैप्टर जो कभी छूट गया मेरा। ठीक है। और एक बैकलॉग ये है कि जो मैंने रिवाइज नहीं किया वो चैप्टर, अभी वो मेरे को दिमाग से वो सारा जा चुका है। तो इस केस में बैकलॉग को अभी कैसे हैंडल करें, और कितना बैकलॉग जो है वो अभी हैंडल किया जा सकता है? सही बात है। तो इस तरह से सोचो जरा कि 3 चीज़ हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगी। पहली चीज़ सिलेबस कंप्लीशन, और बैकलॉग उसी के अंदर डाल लो, है ना। आपके कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, लेट्स से वो कह रहे हैं 15 फरवरी 30 फरवरी तो होती नहीं, 28 फरवरी तक सिलेबस हो जाएगा। तो आप ये देख लो कि उसके साथ आप बैकलॉग भी कवर कर सकते हो, या 28 फरवरी के बाद जो चैप्टर रह गए उनको कवर करोगे, क्योंकि आपको साथ में आने वाले मॉक टेस्ट के लिए रिवाइज करना है, और जो वीक एरियर रह गए हैं उनको फिक्स करने के लिए टाइम देना है। वो जो दोनों चीज़ें हैं, आने वाले टेस्ट के लिए रिवाइज करना और वीक एरियर फिक्स करना है, उस टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, 2 से 3 घंटे उसके ऊपर देना है, और आपको हर संडे को रेगुलर टेस्टिंग करनी है। सिलेबस कंप्लीशन के साथ बैकलॉग का टाइम सेटअप कर लीजिए, आज उसका टाइम टेबल बना लीजिए। लेट्स से 5 चैप्टर का बैकलॉग है और अभी आपका सिलेबस कंप्लीशन फुल स्विंग में चल रहा है, तो आप उस 5 चैप्टर के बैकलॉग को रख लीजिए साइड में पार्किंग लॉट के अंदर। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद वो 5 चैप्टर कर लेना, उसके लिए आज परेशान मत हो। पर अभी जो कर रहे हो उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, और टेस्टिंग रेगुलरली करो, जिससे कम से कम जो चीज़ आपको आती है उसमें आपको पता चल जाए कि आप कितना पानी में हो। और सर फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बच्चे का सवाल आया था कि सर मैंने 11th क्लास तो वेस्ट कर दी है, अभी 12th में है वो, और नीट 2025 की तरफ देख भी नहीं रहा, वो 26 की तरफ देख रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करे कि नीट 2025 उसके लिए एक टेस्ट की तरह काम करे, और 26 में वो फिर फोड़ दे? गुड क्वेश्चन। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बड़े पसंद हैं जो अपनी रियलिटी जानते हैं, वो अपनी रियलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं, और वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, आप 12th में आपको अपना बोर्ड एग्जाम देना है, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह करिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का मतलब 12th के चैप्टर, पर 12th के चैप्टर करते समय साथ में एमसीक्यू जरूर करिए, और साथ में 12th के टेस्ट जरूर से दीजिए, चाहे आपको बोर्ड एग्जाम के बीच में जाके देने पड़े। आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, एक दिन ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि सुबह से शाम तक टेस्ट हो रहे होते हैं, तो आपको वो वाले टेस्ट मिस नहीं करने। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी 12th बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, और बोर्ड एग्जाम के बाद जितना 11th कर सकते हो, जितना कर सकने का मतलब है कि 11th के अंदर 42 चैप्टर्स हैं, उसमें से आप 10, 12, 15 चैप्टर अच्छी तरह करके चले जाओगे, आप 500 टारगेट कर सकते हो, और इस साल 500 पहुंच जाओ, फिर अगले साल 650, पौने 700 का टारगेट करना। दैट शुड बी दी अप्रोच। अभी सिर्फ 12th, बोर्ड एग्जाम के बाद 11th, अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ, जो भी चैप्टर 12th में, और उसके बाद जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो 25 में उसका टारगेट करो, फिर 26 में। मैं रीजनेबली श्योर हूँ जिनका भी इस बार 500 आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, दे विल क्रैक नीट 2026 गारंटीड। बढ़िया। तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के कर दो दोस्तों, क्योंकि और भी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है। कल ही हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी, आज फिर दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है कि कपिल सर के वीडियोस चाहिए, अब तो चाहिए। तो अब तुम्हारे साथ तैयारी में पूरी तरीके से हम लगे हुए हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और अगली वीडियो में मिलते हैं। और तुम लोग मुझे बताओ यार, एक बहुत ही सीरियस सवाल तुम लोगों से, तुम लोगों को सर के आईआईटी वाले किससे सुनने हैं क्या? तो अगर वो सुनने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। कपिल सर के साथ एक अनफिल्टर्ड वो वाला पॉडकास्ट भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।